Hello guys. ग्रुप हायरार्की, पिवट पॉइंट्स। एनिमेशन करने से पहले क्या कुछ पता होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप्स या ग्रुपिंग, और इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से। देयर इज़ अ थिन लाइन, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैं आज आपके सामने उसको भी एक्सप्लोर करूंगा, बल्कि एक्सपोज कर दूंगा। और मैं इस टॉपिक को जल्दी से शुरू करता हूं। ग्रुप्स हैं क्या, और उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ग्रुप को समझने से पहले हमें एक चीज को हर हाल में समझना होगा, और वो ये कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये नोट कीजिएगा कि इस ऑब्जेक्ट का एक पिवट पॉइंट होता है। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम यानी प्रेस 4 कर दूं और वायर फ्रेम में लेकर आ जाऊं, क्योंकि मैंने इस वक्त डब्ल्यू प्रेस किया हुआ है, तो आपको इस वक्त ट्रांसलेट का गिज्मो नजर आ रहा है बीच में। और ये जो ट्रांसलेट का गिज्मो है, ये बेसिकली एक ब्लू स्क्वायर को शो कर रहा है। और ये ब्लू स्क्वायर जो है, ये बेसिकली इस क्यूब का पिवट पॉइंट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं, ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है, लेकिन ये इस पिवट पॉइंट के थ्रू मूव होगा, इसको कैलकुलेट करके मूव होगा। अगर मैं चाहूं तो इस पिवट पॉइंट को चेंज कर सकता हूं। मुझे उसके लिए इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए एक दफा डी प्रेस करना होगा, एंड नाउ आई कैन मूव इट। और मैं इस पिवट पॉइंट को कहीं पर भी रख सकता हूं। अब मैं जब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, देखिए मैंने डी सिलेक्ट कर दिया था। अब मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, मैं डी मोड यानी कि पिवट पॉइंट मोड से बाहर आ गया। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, पिवट पॉइंट जो है वो अब इसका यहां पर मौजूद है। अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाए तो माया में सीधी सीधी एक कमांड है, और अगर आप इसमें मॉडिफाई में चले जाएं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई में जाने के बाद सेंटर पिवट कर दें, तो इसका पिवट पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। यानी कि अगर हम डी प्रेस करते हैं तो हम पिवट पॉइंट मोड में चले जाते हैं, डी दोबारा प्रेस करूंगा, पिवट पॉइंट मोड से बाहर आ जाते हैं, और अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। यानी कि हम पिवट पॉइंट को सेपरेटली सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पिवट पॉइंट को मूव करके कहीं पर भी रख दूंगा, तो ये याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो हमेशा पिवट पॉइंट से कैलकुलेट होती हैं। यानी कि अगर मैंने डी प्रेस किया और इस पिवट पॉइंट को मैंने यहां पर लाकर रख दिया, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूं, तो ये याद रखिएगा कि अब इसकी जो ट्रांसलेशन है इस ऑब्जेक्ट की, विजुअली तो ये आपको यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो ट्रांसलेशन है वो अब यहां से कैलकुलेट होगी। इसी तरह से इसकी रोटेशन भी यहीं से कैलकुलेट होगी, और इसी तरह से इसकी स्केलिंग भी यहीं से कैलकुलेट होगी। अभी तक जो आप देखते चले आए थे उसमें यह था कि पिवट पॉइंट आपका सेंटर में हुआ करता था, और मैं अगर मॉडिफाई में जाता हूं और सेंटर पिवट कर देता हूं, तो आप देखते हैं कि इसकी मूवमेंट जो है वो सेंटर से कैलकुलेट हो रही है, इसकी रोटेशन सेंटर से कैलकुलेट हो रही है, इसकी स्केलिंग सेंटर से कैलकुलेट हो रही है। ये तो बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसका पिवट पॉइंट उसके सेंटर में होता है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पिवट पॉइंट के समझ गए हैं, तो मैं ग्रुपिंग के ऊपर वापस आता हूं। ग्रुपिंग है क्या बेसिकली? ग्रुप कहते किसको है? ग्रुप एक नोड है। माया में या मैथ्स में ग्रुप एक नोड है, और वो नोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड है। दैट्स इट। यानी कि ग्रुप एक ऐसी नोड है कि उसकी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड क्रिएट होती है, उसके अंडर कोई नोड नहीं होती। यानी कि इनपुट नोड, शेप नोड और मटेरियल नोड,
ग्रुप नोड में नहीं होती, वो इसका हिस्सा नहीं होती, सिर्फ एक नोड बनती है ट्रांसफॉर्मेशन नोड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने ग्रुप नोड क्रिएट कर दी तो वो रेंडर नहीं होगी, क्योंकि ना उसका कोई शेप है, ना उसकी कोई इनपुट है, और इवेंचुअली ना उसकी कोई मटेरियल नोड है। तो मटेरियल दे ही नहीं सकते क्योंकि शेप ही नहीं है, और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड है। उसका फायदा क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 1, आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं, और आप सिंगल ऑब्जेक्ट को भी ग्रुप कर सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इसके। यानी कि अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर दूं तो मेरे पास एक कलेक्शन सेट आ जाएगा, और अगर मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर दूं तो उसमें मेरे मकासद कुछ और हैं। और वो क्या है कि मैं एक नहीं मल्टीपल पिवट पॉइंट देना चाह रहा हूं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए। तो ये फायदा है ग्रुप्स का। मैं इसको आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये क्यूब लिया और अब मैं आपको इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह से देता हूं कि मैंने एक इमेज क्रिएट की है, और इस इमेज में आप देखिए ये क्यूब है, और इस क्यूब के ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे पिवट पॉइंट्स हैं। यानी कि मैं इस क्यूब के ऊपर इतने पिवट पॉइंट क्रिएट कर सकता हूं या इससे ज्यादा कर सकता हूं, या मैं कोई एक रख सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं मल्टीपल पिवट पॉइंट क्रिएट कर दूं, या फिर मैं एक ही पिवट पॉइंट को डिस्प्लेस करके कहीं पर भी रख दूं। ये देखिए यहां पर पिवट पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं, ये जितने भी डॉट्स हैं ये सारे पिवट पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए कि जब आप क्यूब को क्रिएट करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि पिवट पॉइंट उसके सेंटर में ही क्रिएट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद आप उसको डी प्रेस करके या इंसर्ट, दो हॉट कीज हैं हमारे पास माया में, हमारे पास डी है और इंसर्ट है। आप पिवट पॉइंट मोड में जाते हैं और जाकर पिवट पॉइंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, या कहीं पर भी आप रख सकते हैं, या बहुत दूर ले जाकर रख सकते हैं, और वो सेंटर में भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट तो पिवट पॉइंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट तो पिवट पॉइंट है, लेकिन हर पिवट पॉइंट सेंटर पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको डिस्प्लेस करके यहां रख दिया, अब ये सेंटर में तो नहीं है लेकिन है तो पिवट पॉइंट ही, और उसकी वजह से ये पिवट पॉइंट डिस्प्लेस तो हो गया, लेकिन अब ये सेंटर में नहीं रहा, तो ये पिवट पॉइंट है बट इट इज नॉट इन सेंटर। लेकिन यहां पर ये जो पिवट पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये चूंकि सेंटर में है, इसलिए मैं इसको सेंटर पॉइंट भी कह सकता हूं। तो एक तो ये आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहा था। अब मैं स्फेयर के ऊपर आ जाता हूं। ये भी एक ऑब्जेक्ट लिया है हमने, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से कि इसके पिवट पॉइंट मल्टीपल पिवट पॉइंट्स हो सकते हैं, और पिवट पॉइंट अगर इसके सेंटर में तो उसको आप सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। बट हियर ऑफ कोर्स दिस पिवट पॉइंट इज नॉट अ सेंटर पॉइंट, या ये पिवट पॉइंट सेंटर पॉइंट नहीं है, जस्ट पिवट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स के। और अगर मैं उस कमांड से, यानी कि मैं माया में आपको मॉडिफाई में जाकर सेंटर पिवट कर दूं, तो पिवट जहां पर भी मौजूद होगा वो उसके सेंटर में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से उसके सेंटर में आ जाएगा। तो ये है पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब ग्रुप पर हम वापस आते हैं। पिवट पॉइंट को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसके लिए मैं सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स को लेता हूं। ये 4 प्रिमिटिव्स आपको नजर आ रहे होंगे। इन चारों प्रिमिटिव्स में क्यूब, स्फेयर, सिलेंडर और टॉरस, आई गेस, ये 4 मेरे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और अप एरो कीबोर्ड के ऊपर सिलेक्ट करता हूं, यहां पर चैनल बॉक्स में देखते रहिएगा, ये पी सिलेंडर है, मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अप एरो सिलेक्ट किया मैंने, तो देखिए चैनल बॉक्स में एंट्री चेंज हो गई और वो ग्रुप 1 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो किसी एक एंटिटी के अंदर हैं और उसका नाम ग्रुप है। आइए देखते हैं कि वो ग्रुप है क्या। मैं विंडोज में जाता हूं, जनरल एडिटर में जाता हूं
और हाइपरग्राफ हायरार्की में जाता हूं। इस हाइपरग्राफ हायरार्की को आप देखिए, मैं जूम करता हूं, F प्रेस कर देता हूं तो आपके पास ये फोकस हो जाएगा। हुआ क्या है कि ये पी सिलेंडर है, आप देखें इसको, ये पी सिलेंडर है, ये पी टॉरस है, ये पी क्यूब है, ये पी स्फीयर है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर अब आप देखें तो ये सब के सब मैंने क्या कर दिए, ग्रुप कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी सिलेंडर, पी टॉरस, पी क्यूब एंड पी स्फीयर जो है चिल्ड्रन है किसके, ग्रुप के। अब यहां मैं आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से इसकी सेपरेशन भी बताऊंगा, यानी कि यहां पर लोग जो कंफ्यूज होते हैं, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का, लेकिन इसका फायदा क्या है कि आपको एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता पेरेंट बनाने के लिए, बल्कि आप एक नल ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी कोई शेप नहीं होता, जिसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिसकी कोई इनपुट नोड नहीं होती, जिसकी कोई मटेरियल नोड नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ कर ये रहा होता है कि वो कलेक्शन कर देता है, वो पेरेंट बना लेता है अपने अंदर और इन सारे ऑब्जेक्ट्स का पेरेंट बन जाता है, और उसके बाद वो एक सिंगल कलेक्शन बन जाती है। इसका बड़ा फायदा है। अगर आप देखें, मैं इस कलेक्शन को सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल डी यानी कि डुप्लीकेट करता हूं और यहां पर ला कर रखता हूं, तो देखिए पूरी की पूरी कलेक्शन जो है वो मेरी कॉपी हो गई। हम F प्रेस करते हैं, देखिए ग्रुप 2 आपके सामने बनकर आ गया, ये रहा वो। और अब अगर आप नोट करें तो ये पी सिलेंडर 1, पी टॉरस 1, पी क्यूब 1 एंड पी स्फीयर 1 यहां पर भी उसके पास एज चिल्ड्रन मौजूद हैं। तो ये हमें एक ग्रुप का फायदा है, हम कलेक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी फाइल में। और अब अगर आप देखें, मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूं। सीन में ग्रुप को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, अप एरो प्रेस कर दें, अगर वो ग्रुप के अंदर होगा तो वो एक कलेक्शन को खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। मजीद अप एरो कर सकते हैं, हो सकता है ग्रुप के ऊपर भी कोई ग्रुप हो, तो अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका एक ही ग्रुप है। मैं यहां पर F प्रेस करता हूं और मैं उस ग्रुप को फिर मैंने दोबारा से फोकस कर लिया। ग्रुप बनता कैसे है, हमने यह भी देखना है कि ग्रुप को क्रिएट कैसे करते हैं। ग्रुप को क्रिएट करने का तरीका यह है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जाएं। पहले तो ये देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये पूरा का पूरा ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर दिया और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मेरे पास ये ग्रुप है, मैंने इसको या स्फीयर को सेलेक्ट किया और अप एरो किया और मेरे पास ये ग्रुप मौजूद है। अगर मैं यही चाहूं तो हाइपरग्राफ हायरार्की से भी कर सकता हूं, मैं ग्रुप को यहां से भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, किसी भी सिलेंडर को, टॉरस को, क्यूब को, स्फीयर को, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं, ग्रुप को सेलेक्ट कर सकता हूं। और ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको चूंकि एक लेयर में दिया हुआ था, मैं इसको हाइड कर देता हूं, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हाइड हो गया। आइए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो स्फीयर था और ये क्यूब है। मैं यहां पर गया और मैंने इसको यहां पर रख दिया। अब अगर मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लूंगा। शिफ्ट सिलेक्शन मैंने की है, तो अब आप ये नोट कर लीजिएगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं। अगर मैं पी प्रेस कर दूं तो ये स्फीयर चूंकि लास्ट सेलेक्टेड था, ये इस क्यूब का पेरेंट बन जाएगा, लेकिन मैं ये यहां पर नहीं करने जा रहा, मैंने मल्टीपल सिलेक्शन की हुई है। एडिट में जाऊंगा और यहां पर देखिए ये ग्रुप लिखा हुआ है, कंट्रोल जी इसकी हॉट की है। मैं अभी ये नहीं दे रहा, मैं इसके ऑप्शन बॉक्स में जा रहा हूं और इसके ऑप्शन बॉक्स में जाने के बाद अब आप नोट कीजिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप अंडर पेरेंट। बस आप इसको फिलहाल अभी याद रखिएगा, अंडर वर्ल्ड जाने की जरूरत नहीं है, अंडर पेरेंट, यानी कि ग्रुप ऐसे हो कि पेरेंट हो जाए। एंड नंबर 2 ऑप्शन है कि ग्रुप का पिवट कहां रखा जाएगा, सेंटर पे या ओरिजिन पे। यानी कि अगर जैसे ही मैं इसको ग्रुप करूंगा, इन दोनों को वो सेलेक्ट करेगा, एक ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप का पिवट पॉइंट कहां रख देगा, जो आपकी 3D ग्रिड है उसके ओरिजिन पे, चाहे ये ऑब्जेक्ट्स यहां मौजूद होते, यहां या यहां या यहां, वो इसके ओरिजिन के ऊपर रख देगा। अब मैं देखिए अप्लाई कर देता हूं या ग्रुप कर देता हूं। ग्रुप कर दूंगा तो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा, अप्लाई कर दूंगा तो
ऐप जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन डायलॉग बॉक्स खुला रहेगा। हम अभी अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं अब आपको ओरिजिन और सेंटर का भी फर्क समझा दूंगा। मैं इसको अप्लाई करता हूं, तो देखिए एक ग्रुप बन गया। और अगर आप यहां पर देखें तो ये ग्रुप 2 के नाम से उसने एक नोड क्रिएट कर दी है। अब मैं हाइपर ग्राफ में जाता हूं, प्रेस करता हूं एफ, तो ये देखिए ग्रुप 2 के नाम से एक नोड क्रिएट हो गई है। ये पेरेंट बन गया है पी क्यूब 14 और पी स्क्वायर 3 का, ये पेरेंट बन गया है, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का। और इसका जो पिवट पॉइंट है ग्रुप का, क्योंकि देखिए ग्रुप सेलेक्टेड है इस वक्त, इसका जो पिवट पॉइंट है वो इस वक्त कहां है, क्योंकि मैंने कहा था ग्रुप पिवट, पिवट जो है उसका सेंटर पे नहीं ओरिजिन पे रखना है। तो अब कुछ भी हो जाए, मैं अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कहीं पर भी ले जाकर ग्रुप करूं, इसका पिवट कहां बनेगा, 3D के ओरिजिन पे। अब अगर मैं ग्रुप को अंडू कर देता हूं और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लेता हूं और मैं ये यहां पर लाकर रख देता हूं, अब देखिए मैं इसको दोबारा ग्रुप करने जा रहा हूं। मैंने सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को। अब मैं अप्लाई करूंगा, ग्रुप पिवट क्या है, ओरिजिन। अप्लाई किया, देखिए ओरिजिन के ऊपर इसकी नोड क्रिएट हो गई। मैं कंट्रोल जी करता हूं, अब भी दोनों सेलेक्टेड है, यानी कि कंट्रोल जी करने का मतलब यह कि मैंने इसको अनग्रुप कर दिया है, यानी कि जो ग्रुप की कमांड थी वो मैंने कैंसिल कर दी है। अब मैं इसको दोबारा ग्रुप करने के लिए जा रहा हूं और अब मैं ग्रुप पिवट जो है वो सेंटर में रख दूंगा। जैसे ही मैं सेंटर में रखूंगा और अप्लाई करूंगा तो देखिए इन दोनों का सेंटर कैलकुलेट करेगा, ये जहां पर भी मौजूद है। और इनके सेंटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो एक पिवट पॉइंट बना देगा ग्रुप का। तो ये भी बड़ी फायदेमंद चीज है। अब अगर मुझे ये देखना है कि मैंने ये जो दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं ये आया ग्रुप हुए हुए भी हैं कि नहीं हुए हुए, उसका तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं। और वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं इस स्फीयर को सेलेक्ट करता हूं और एड अप एरो करता हूं कीबोर्ड के ऊपर, और आप देखिए इस वक्त क्यूब भी सिलेक्ट हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कहीं बाउंड हुए हुए हैं, और वो बाउंडिंग क्या है, वो ग्रुप है। लेट्स सी, वो ये रहा, ये देखिए ग्रुप बन चुका है। अब अगर मैं डाउन एरो कर दूंगा तो वो किसी भी अंडर पेरेंट जो भी चाइल्ड होगा वो उसके ऊपर चला जाएगा। तो यह अप एरो मैंने किया, देखिए ये मेरे पास ग्रुप आ गया और ये ग्रुप क्रिएट हो गया। इसका क्या फायदा हुआ, देखिए मैंने आपको बताया कि ग्रुप जो है वो ट्रांसलेट नोड है, दैट्स इट, इसकी और कोई नोड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लेता हूं और अगर मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर डिलीट कर दिया तो ये तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो ग्रुप नोड है वो अपनी जगह पर रह जाएगी। और मैंने इनको सेलेक्ट किया, ये देखिए हाइपरग्राफ हायरार्की में मैं आपको दिखा रहा हूं, और मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब सिर्फ ग्रुप 2 की नोड रह गई, बाकी सब कुछ जो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट थे वो डिलीट हो गए। और ग्रुप 2 की नोड को अगर आप अब चैनल बॉक्स में देखें तो आपको सिर्फ ट्रांसलेट नोड नजर आ रही है, ट्रांसलेट एक्स वाई जी, रोटेट एक्स वाई जी, स्केल एक्स वाई जी एंड विजिबिलिटी, दैट्स इट। इसके नीचे आपको कोई नोड नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड कैरी करता है, बाकी शेप नोड, इनपुट नोड और मटेरियल नोड इसकी होती ही नहीं है। तो इसका फायदा है, इसका फायदा यह है कि आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फाइल में, और उनको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हुए हुए थे, मैं क्या करता हूं कि मैं इसकी ग्रुप नोड में जाता हूं, मैं हाइपरग्राफ से भी जा सकता हूं और अप एरो से भी जा सकता हूं, और मैं यहां पर आकर इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूं, 0 प्रेस करता हूं और ये विजिबिलिटी ऑफ हो गई। तो ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी ऑफ नहीं हुई है, असल में ग्रुप की विजिबिलिटी ऑफ हुई है, लेकिन चूंकि वो पेरेंट है तो उसने अपने अंडर जो उसके चिल्ड्रन थे उनकी विजिबिलिटी को भी ऑफ कर दिया। तो जब आप बड़ी बड़ी फाइल्स बना रहे होते हैं, आर्किटेक्चरल वॉकथ्रूज बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंट की फाइल्स के ऊपर काम करेंगे, या इवन छोटी फाइल्स में भी आपको ग्रुपिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसकी एग्जांपल आपको और दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको
इस एग्जाम्पल के ऊपर लेकर आ जाता हूं, और इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि ये 4 प्रिमिटिव्स बने हुए हैं। मैं इनमें से किसी भी प्रिमिटिव को सिलेक्ट करता हूं और अप एरो करता हूं, तो देखिए मेरे पास ग्रुप आ गया। लेट्स सी दिस इन हाइपरग्राफ। मैं यहां पर F प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ग्रुप 1 हुआ है। सिलेंडर, टॉरस, क्यूब एंड स्फेयर जो है वो इसके चाइल्ड हुए हैं। अब अगर मैं यहां पर आकर इसको, इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर दूं, तो देखिए सारी की सारी जितने बी प्रिमिटिव्स थे वो इस वक्त हाइड हो चुके हैं, क्योंकि वो ग्रुप के अंडर थे। ऑन कर दूं विजिबिलिटी को, तो वो ग्रुप के अंदर थे। मैं चूंकि ये ग्रुप के ऊपर काम कर रहा हूं, तो अप एरो से मैं ग्रुप के ऊपर चला गया, और डाउन एरो से मैं किसी भी प्रिमिटिव के ऊपर आ सकता हूं। तो ये तो एक इसका फायदा है। अच्छा, अब अगर आप यहां पर देखें तो मैं इनको अलग अलग एनिमेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस टॉरस को लिया और इसके बाद मैंने इसको एनिमेट कर दिया। ऐसे ही मैं बस ये करके दिखा रहा हूं, एनिमेशन सिखाना अभी भी मेरा मकसद नहीं है। इसको क्यूब को लिया और एस प्रेस किया, और उसके बाद मैंने इसको भी एनिमेट कर दिया। इसके बाद इस स्फेयर को लिया और एस प्रेस किया, की दे दी, और उसके बाद मैंने इसको भी एनिमेट कर दिया। और उसके बाद मैंने इस सिलेंडर को लिया, एस प्रेस किया, और अब मैंने इसकी भी रोटेशन चेंज कर दी और इसको भी एनिमेट कर दिया। तो ये देखिए चारों के चारों एनिमेट हो रहे हैं। अगर मैं प्ले करता हूं तो ये आपको चारों के चारों एनिमेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए ग्रुप का फायदा क्या हुआ। ये तो हो गया ये। अब देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, हाइपरग्राफ में भी देखते चले जाइए, और वो ये कि मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करता हूं। देखिए सारे के सारे आइटैलिक हो चुके हैं। प्लीज जिन्होंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का ट्यूटोरियल नहीं देखा है वो प्लीज इसको देख लें। और अब आप नोट कीजिएगा कि जैसे ही मैंने अप एरो किया हुआ है और अब मैं ग्रुप नोट के ऊपर चला गया हूं, ये देखिए ग्रुप नोट नजर आ रही है आपको। एक तो कलेक्शन हो गई। अब आप देखिए एनिमेशन में फायदा क्या है। फायदा यह हुआ कि अब मैं इंडिविजुअली इसको एनिमेट कर देता हूं और ये रेंडर भी नहीं होगा। और अब आप देखिए वो इंडिविजुअली एनिमेट हो रहे हैं, और आप इसके साथ ये देखें कि आपका ग्रुप भी चूंकि अब एनिमेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और उसके ये चिल्ड्रन बने हुए हैं। तो हमें ये इस कलेक्शन का ये फायदा हुआ। एक तो ये काम वही कर दिया इसने जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होता था, लेकिन फर्क है। देखिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में पेरेंट भी आपके सामने होता था, फिर आप जाकर रेंडर स्टेटस में जाकर उसकी प्राइमरी विजिबिलिटी, जो भी मैंने अभी आप लोगों को चीजें नहीं बताई हैं, वो सब कुछ करना पड़ेगा ताकि वो रेंडर ना हो। तो ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप ग्रुप से ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी चीजों को, और उसके बाद आप इस तरह की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मैंने अब आपको दो चीजें बताई, एक तो ये कि इससे कलेक्शन हो सकती है, और इस तरह की एनिमेशंस को मैं क्रिएट कर सकता हूं। अगर आप अपना ऑर्बिट सिस्टम देखें, यानी कि सन एंड देन मरकरी एंड देन वीनस एंड फिर अर्थ एंड फिर मार्स, मैं भूल जाता हूं वीनस पहले क्या मार्स पहले, फिर जुपिटर, सैटर्न वगैरह, उन सबको देखें तो वो बेसिकली क्या हुआ है, सन तो रोटेट नहीं करता, सन अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड मूव हो रहे होते हैं, क्योंकि इन सब के पिवट पॉइंट कहां पर है, सन के सेंटर के ऊपर है, और सन ने इन सब को ग्रुप किया हुआ है। और वो सन अगर मूव कर रहा है तो वो चूंकि ग्रुप हुआ है, वो पूरे पूरे यूनिवर्सल सिस्टम को लेकर, सारे प्लैनेट्स को लेकर अपने साथ चल रहा है, जबकि वो इंडिविजुअली भी रोटेट हो रहे हैं। तो ग्रुप का एक फायदा तो कलेक्शन का हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि आप एक हिडन ट्रांसफॉर्म नोड, जिसको कि ग्रुप कहते हैं, उसको भी एनिमेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म नोड तो है उसकी। जब ट्रांसफॉर्म नोड है तो वो रोटेट हो सकता है, स्केल हो सकता है, मूव हो सकता है, एंड हाइड एंड अनहाइड हो सकता है, जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने ये ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इस ग्रुप को उठाकर यहां लेकर चला गया, और इसके बाद मैंने एस प्रेस कर दिया, और दोबारा मैं इसको यहां लेकर आया और एस प्रेस कर दिया। तो अब आप देखिए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप रोटेट नहीं हो रहा, बल्कि अब वो मूव भी हो रहा है, और वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं चूंकि अंडर द ग्रुप हैं, ग्रुप के चिल्ड्रन हैं, उनको उसको फॉलो करना है। तो ये देखिए
ये एनिमेशन हमारे पास आ गई और ये ग्रुप के थ्रू आपके लिए कितनी इजी हो चुकी है इस वक्त। और मैं इस एग्जाम्पल को दूसरी तरफ लेकर जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ये स्टेयर केस देख रहे हैं, इस स्टेयर केस को देखिए और इस स्टेयर केस के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सेलेक्ट करना शुरू करूंगा तो मेरे पास ये इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने बैलूस्टर्स हैं ये सब अलग हैं और ये रेलिंग है ये अलग है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स अगर मैं 4 प्रेस कर देता हूं तो आप देखें कि ये आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। 6 प्रेस करता हूं और मैं इनको सेलेक्ट करता हूं और आपके पास ये सब ऑब्जेक्ट्स जो है वो अगर आप देखें तो ये एक नंबर ऑफ, ये पूरी असेंबली बनी हुई है लेकिन ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। अब आप आर्किटेक्चरल वॉक थ्रू कर रहे हैं, उसमें कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर उस बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर उसके अंदर ऐसे 10 स्टेयर केस हैं, स्टेयर्स ऐसी पूरी असेंबली 10 हैं, एक जैसी हैं लेकिन हैं 10, तो क्या करेंगे आप? क्या सबको इंडिविजुअली रखेंगे? फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? देखिए F प्रेस करता हूं, ये इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी हैं, ये इतने ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर अब आपने हाइपरग्राफ में देखा तो ये आपको इतने ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पर लाकर कलेक्ट नहीं करूंगा तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा क्लटरिंग हो जाएगी। ये फाइल जो है उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कैसे करूंगा? बहुत प्रॉब्लम है, ये इशू है बहुत बड़ा। मैं करूंगा क्या कि मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा विदाउट एनी ऑर्डर और एनीथिंग। बस मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, जब बना लिया तो मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी। अब देखिए हॉट की दे रहा हूं मैं, लेकिन कंट्रोल जी देने से पहले मैं एडिट में जाकर ग्रुप का पिवट पॉइंट देख लेता हूं और वो सेंटर पे है। चलिए मैं इसको अभी सेंटर पे ही रखता हूं, ओरिजिन पे भी रख सकता हूं और सेंटर पे भी। तो मैं कंट्रोल जी जैसे ही करूंगा, ये देखिए उसने एक पूरा का पूरा ग्रुप बना दिया और अब ये सब के सब ऑब्जेक्ट्स इस ग्रुप के अंदर आ गए। मैं इस ग्रुप में गया, कंट्रोल डबल क्लिक मैंने किया। मैंने आप लोगों को नेमिंग कन्वेंशन बताई हुई है, तरीका बताया हुआ है कि हाइपरग्राफ में किस तरह से नेमिंग करनी है। और यहां पर मैंने इसका नाम रख दिया स्टेयर केस 01, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब ये मुझे पता है कि ये ग्रुप है, ये देखिए इसका आइकॉन होता है, ये इसका आइकॉन है, सिंबॉलिक आइकॉन इसका ये है, ये ग्रुप है, ये मुझे मालूम है, मैंने ही फाइल बनाई है। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं। मैंने इस ऑब्जेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अप एरो किया, मैं कहां किस लेवल पर आ गया? ग्रुप के लेवल पर आ गया। और आपको मालूम है कि इसका पिवट पॉइंट इसके सेंटर में, तो देखिए पिवट पॉइंट आपको उसने कैलकुलेट कर लिया और सेंटर में कर लिया। अब आपको अच्छी तरह से यह बात पता है कि आपने ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए मैं इस ग्रुप में गया और अब मुझे एक और स्टेयर केस बनाना है, क्योंकि मुझे तो 10 बनाने हैं, मेरी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसके अंदर जगह जगह पर स्टेयर्स हैं। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट की कमांड क्या है? कंट्रोल डी। और ये देखिए एक और स्टेयर केस मैंने बना दिया। माया ने किया क्या कि इस पूरे ग्रुप को लिया, उसके अंदर की हायरार्की को लिया और उसने एक और स्टेयर केस क्रिएट कर दिया। और उसने ऑटोमेटिकली, मैंने 01 नाम इसलिए दिया था, ये मैं जानबूझकर देता हूं, आप भी इसी तरह से दीजिएगा कि उसको ये पता चल जाए कि अब ये इंक्रीमेंट होगा, तो उसने स्टेयर केस 02 कर दिया। अब आप देखिए कंट्रोल डी, एक और स्टेयर केस, कंट्रोल डी, एक और स्टेयर केस। नो मैटर, मुझे जितने भी स्टेयर केसेस बनाने हैं वो मैं बनाकर रख सकता हूं। सिर्फ बनाकर इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, बल्कि मैं यहां पर जाकर अब इनको बड़े आराम से हैंडल कर सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो फर्ज कीजिए कि अगर इस एनवायरनमेंट में 4 स्टेयर केस थे, मैं इन सारे ग्रुप्स को सिलेक्ट करूंगा, सब ग्रुप्स को सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल जी कर दूंगा। तो एक और ग्रुप इनके ऊपर बना दिया जिसके अंदर स्टेयर केस 01 का ग्रुप, स्टेयर केस 02 का ग्रुप, स्टेयर केस 03 का ग्रुप और स्टेयर केस 04 का ग्रुप मौजूद है और उनके अपने चिल्ड्रन है। अब फायदा क्या हुआ
कि ये ग्रुप 3 बन गया और मैंने इसका नाम रख दिया मेन स्टेयर केस में भी, किसी वजह से मैंने ये नाम रख दिया। अब ये मेन स्टेयर सिस्टम, अब आप देखिए मेरे पास, मैंने जब इसको सेलेक्ट किया तो ये सारे के सारे जो स्टेयर केसेस हैं वो सेलेक्ट हो गए। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं अगर इस ग्रुप को देखिए, मैं अब इसके ग्रुप में मौजूद हूं, मैं यहां पर इस ग्रुप में मौजूद हूं। और अब आप देखिए मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूं, मैं इसको यहां रख दूं, फिर मैं इस वाले में गया, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा स्टेयर केस को, और मैं अप एरो करूंगा तो उसने सिर्फ इसके ग्रुप को भी सिलेक्ट किया, क्योंकि एक अप एरो किया है मैंने, एक अप एरो। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, एक अप एरो किया मैंने तो उसने इसके ग्रुप को पूरा सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब अगर मैंने अप एरो कर दिया तो वो इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, और कहां चला जाएगा, मेन स्टेयर केस के ऊपर। तो इस तरह से हायरार्की को हम सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब आप देखिए मैं बड़े आराम से इसको हैंडल कर सकता हूं। मैं यहां पर आकर सिर्फ इसको सेलेक्ट करूंगा और इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर दूंगा। देखिए पूरा का पूरा जो पूरी असेंबली थी, जो मेन स्टेयर के सिस्टम था, वो पूरा का पूरा चला गया है, हाइड हो गया है। मैं इसको ऑन कर देता हूं, वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुप को कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अभी मैंने आपको सिर्फ कलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, अभी मैंने आपको एक और जो इसकी एप्लीकेशन है वो बताई नहीं है। ये कर दिया। अब आप देखिए मैं इसको हाइड कर देता हूं, लेयर में मैंने चूंकि किया हुआ था, और आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट लेयर में मौजूद है, उससे ही आपने दूसरा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट किया है, तो वो लेयर जो है उस ऑब्जेक्ट को भी ले लेती है। तो इसी वजह से मैंने जो डुप्लीकेट किए हुए थे वो ऑब्जेक्ट हाइड हो गए, उसी लेयर में चले गए, ग्रुप 2 स्टेयर्स में। अब मैं आपको इसकी दूसरी एप्लीकेशन बताता हूं, जो कि मैंने थोड़ी सी पहले आपको मेंशन कर दी है, लेकिन फिर भी देख लें। ये क्यूब मौजूद है और इस क्यूब को अगर मैं हाइपर ग्राफ हायरार्की में लोकेट करूं तो खैर वो वैसे ही यहां पर आ गया, एफ प्रेस कर सकता हूं, और ये भी ग्रुप हुआ है पी क्यूब ग्रुप रोटेट के नाम से। ये मैंने ग्रुप का नाम रख दिया। अब इस ग्रुप का जो पिवट पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर है। अगर मैं इस पी क्यूब को सेलेक्ट करता हूं तो इसका पिवट पॉइंट कहां है, इसके सेंटर पर है। और अगर मैं ग्रुप को सेलेक्ट करता हूं तो इसका पिवट पॉइंट कहां है, ओरिजिन के ऊपर है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो, चूंकि ग्रुप तो आपको नजर ही नहीं आ रहा, वो तो सिर्फ ट्रांसलेट मोड है, ऐसा नहीं लग रहा कि इस ऑब्जेक्ट के दो पिवट पॉइंट्स हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है आपको? देखिए मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया, इसका एक पिवट पॉइंट है, अप एरो किया, एक और पिवट पॉइंट आ गया। तो ग्रुप करता क्या है, यह है उसकी दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ग्रुप करता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल पिवट पॉइंट क्रिएट कर सकता है। आप जितने पिवट पॉइंट, मैंने वो जो आपको इमेज अभी दिखाई थी, वो अब मैं उस लेवल, उस पॉइंट के ऊपर हूं कि मल्टीपल पिवट पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और इस क्यूब को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। अब मैं अप एरो करूंगा या मैं हाइपर ग्राफ हायरार्की से जाके इसके ग्रुप नोड को सेलेक्ट कर लूंगा, जो कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म नोड है, और अब इसको रोटेट कर दिया। तो देखें इस क्यूब के ऊपर दो रोटेशन हो गई हैं। एक तो इसकी अपनी रोटेशन हुई थी और अब ग्रुप ने भी रोटेशन कर दी। इसका फायदा क्या हुआ है, इसका फायदा आप पहले भी देख चुके हैं, और वो ये कि ये देखिए मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और इसको मैं रोटेट करता हूं और इसको मैं एनिमेट कर देता हूं। मैंने एक की दे दी और फिर मैंने दूसरे फ्रेम पर आकर इसको दोबारा से एक की दी, और वो ये कि मैंने इसको एनिमेट कर दिया इतना। तो अब आप देखिए कि ये एनिमेट हो रहा है, ये देखिए अब मैं प्ले कर रहा हूं, ये एनिमेट हो रहा है। ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट एनिमेट हो रहा है, यानी कि अगर आप हाइपर ग्राफ हायरार्की में भी जाएं तो आपको पता चलेगा कि मैंने पी क्यूब 2 को सेलेक्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर ग्रुप मौजूद है। अब मैंने क्या किया कि अप एरो सेलेक्ट किया, और अगर अब आप फिर हाइपर ग्राफ हायरार्की में कंफर्मेशन के लिए जाएं तो देखिए अब ये आपकी पी क्यूब ग्रुप रोटेट जो है वो सिलेक्टेड है। अच्छा, पी क्यूब 2 जो है वो आइटैलिक हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि वो एनिमेट हो चुका है। अब आप एक और चीज भी देखें, मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा, मैं चूंकि अब ग्रुप नोड पे हूं, इसको उठाकर मैंने यहां रख दिया,
प्ले करता हूं तो देखिए वही एनिमेशन वहां हो रही है। उसकी वजह यह है कि मैंने अब क्यूब को डायरेक्टली सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, मैंने तो इसके ग्रुप को सेलेक्ट किया हुआ और उसके ऊपर कोई कीज नहीं है, तो उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी एनिमेट करके अपने एनवायरनमेंट में बाद में प्लेस कर सकते हैं। ऐसा कम होता है लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आपने एनिमेट किया, एनिमेट करने के बाद आपने उसको ग्रुप कर दिया और ग्रुप करने के बाद उस ग्रुप नोड के ट्रांसफॉर्म से आपने मूव, स्केल या रोटेट करके उसको प्लेस कर दिया। अब आप एक और चीज नोट कीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा कि क्या इसके मल्टीपल पिवट पॉइंट नहीं बन गए, ऐसा ही है। अब अगर आप देखें, क्योंकि मैं यहां पर पेरेंट भी रख सकता था लेकिन पेरेंट तो आपको नजर आएगा, लेकिन ऐसा यहां पर हुआ है कि ये क्यूब है, इसका पिवट पॉइंट एक सेंटर में और एक 3D ओरिजिन के ऊपर है, 3D ग्रिड के ओरिजिन के ऊपर। अब आप देखिए, मैं अब इसको एनिमेट कर देता हूं और वो कैसे करता हूं कि मैं इसकी रोटेट की दे देता हूं एक, और फिर मैं बिल्कुल एंड पर जाकर इसको एनिमेट कर देता हूं 360 डिग्री। तो अब आप देखिए, प्ले करते हैं तो देखिए ग्रुप नोड रोटेट हो रही है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, और जो ऑब्जेक्ट था वो अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है। तो आप ये देखें कि ऐसा लग रहा है आपको कि इस क्यूब की दो पिवट पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पिवट पॉइंट हो गए। यानी एक पिवट पॉइंट के ऊपर मैंने एनिमेशन की जो कि सिंगल क्यूब की रोटेशन थी, दूसरे पिवट पॉइंट पर मैंने इसको रोटेट कर दिया थ्रू आउट 360 डिग्री, और उस पिवट पॉइंट को मैंने आगे रखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या करता हूं कि ग्रुप की ये जो नोड है, मैं देखिए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं, अप एरो किया और ये आ गई, डी प्रेस किया और इस नोड को मैंने यहां रख दिया। एनिमेशन हो चुकी है, पता है आपको 360 डिग्री ये रोटेट कर रहा है, यहां रख दिया, फिर दोबारा डी प्रेस कर दिया। अब आप देखिए, मैं इसको जूम आउट करता हूं, प्ले। देखिए अब वो इस पिवट पॉइंट के हिसाब से कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एनिमेशन हो रही है लेकिन मैं पिवट पॉइंट को आगे पीछे कर रहा हूं और मैं रोटेशन का रेडियस बढ़ाता चला जा रहा हूं। कहने का मकसद मेरा यह है कि एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल पिवट पॉइंट हो सकते हैं, और उन सारे पिवट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रुप करते चले जाइए, आप एनिमेशन को हैंडल और कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं सिंगल ऑब्जेक्ट की आपसे बात कर रहा हूं, यही चीज मल्टीपल ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। अब मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर मैंने एक टेक्सचर लगाया हुआ है, इस पर भी आना है यार, शेडिंग टेक्सचरिंग के ऊपर। अब आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, चैनल बॉक्स में देखिए पी स्फीयर ग्रुप रोटेट लिखा हुआ है। मैं अप एरो करूंगा, पी स्फीयर ग्रुप स्केल, मैं अप एरो करूंगा, पी स्फीयर ग्रुप ट्रांसलेट। ये मैंने जो ग्रुप का इसके अंदर एडिशन किया हुआ ना, इसको आप यूं समझ लें कि इसको ओमिट कर दें, बल्कि मैं ये यहां पर इसको ऐसे चेंज कर देता हूं। ये ट्रांसलेट हो गया और मैं गया हाइपरग्राफ में और यहां पर आकर मैंने इन सब के अंदर से ग्रुप को निकाल दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये पी ट्रांसलेट, ये बिल्कुल ठीक है। अब आप नोट कीजिए, देखिए ये ग्रुपिंग हुई हुई है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप का सिंबॉलिक आइकॉन ये है। देखिए ये पी स्फीयर पहले बना था और इसको मैंने नाम दे दिया था रोटेट। ठीक है, ये अपना ये ओरिजिनल पी स्फीयर है, जब हमने बनाया था यहां से ये ओरिजिनल पी स्फीयर बना हुआ था। इसका पिवट पॉइंट देखे कहां है? सेंटर में। मैं इससे ऊपर गया, पी स्फीयर स्केल को लिया, और इसका पिवट पॉइंट कहां है? बॉटम में, एक्सट्रीम बॉटम। एक ही ऑब्जेक्ट है ये, इसका एक पिवट पॉइंट सेंटर में, फिर हमने इसको ग्रुप किया और उसका पिवट पॉइंट नीचे कर दिया, दूसरा बन गया। अब आप देखिए, मैंने पी स्फीयर ट्रांसलेट को सिलेक्ट किया, मैंने ये नाम खुद दिए हैं और इसका पिवट पॉइंट भी मैंने सेंटर में रखा हुआ है। लेट्स क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट अगेन। मैं इस ऑब्जेक्ट को अभी हाइड करता हूं। अब आप देखिए, मैं क्रिएट करता हूं एक स्फीयर। मैं अब आप लोगों को ये बनाकर दिखाता हूं। इस स्फीयर को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट में मैं गया और मैंने कहा ग्रुप पिवट, ग्रुप अंडर पेरेंट,
ग्रुप पिवट सेंटर या ओरिजिन, मैं इस दफा ओरिजिन कर देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट वैसे ही ओरिजिन पे। अप्लाई कर देता हूं। अब आप देखिए कि ये ग्रुप हो चुका है, और अगर मैं हाइपर ग्राफ में जाऊं तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था स्फेयर, और अब इसके ऊपर ये ग्रुप आ चुका है। मैंने क्या किया कि इसके ग्रुप को सिलेक्ट किया और इसका पिवट पॉइंट मैंने डी प्रेस किया और इसका पिवट पॉइंट यहां कहीं रख दिया। तो अब आप देखिए स्फेयर जो है उसका पिवट पॉइंट सेंटर में, और उसके ऊपर जो ग्रुप है उसका पिवट पॉइंट मैंने यहां पर रख दिया। और फिर मैंने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, एक और ग्रुप बन गया। और इसका पिवट पॉइंट जो है वो भी अब चूंकि वो बना तो ओरिजिन पे ही रहा है, इसका पिवट पॉइंट लेकर मैंने यहां रख दिया। तो ये एक अजीब सी असेंबली बन गई। वो कैसे बन गई कि पी स्फीयर का तो सेंटर पे है पिवट पॉइंट, फिर इसका ग्रुप 1 का यानी कि जो पहला ग्रुप था इसके ऊपर उसका पिवट पॉइंट यहां है, फिर इसके बाद जो सबसे ऊपर जो ग्रुप था उसका पिवट पॉइंट यहां है। मैं डी प्रेस कर देता हूं ताकि मैं पिवट पॉइंट मोड से बाहर आ जाऊं। अब मैं इस स्फीयर को अलग, इस पिवट, जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा याद रखिएगा सबसे नीचे का जो नोड है वो सिलेक्ट होता है, यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऊपर जाना है अप एरो करें, कीबोर्ड के ऊपर देखिए एक ग्रुप लेवल ऊपर चला गया, अप एरो करें, एक लेवल और ऊपर चला गया, और अगर मजीद ग्रुप है तो अप एरो करेंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि इसके ऊपर ग्रुप मौजूद नहीं है, वरना यहां पिवट पॉइंट या ऑब्जेक्ट के अंदर कोई आपको उसकी सिलेक्शन में चेंजेस नजर आती। अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मैं इस नोट को अलग एनिमेट कर सकता हूं, इस नोट को मैं अलग एनिमेट कर सकता हूं, इस नोट को मैं अलग एनिमेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेम 1 के ऊपर हूं और मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, एस प्रेस किया, और उसके बाद मैं यहां पर ले आया और एस प्रेस किया, तो ये एनिमेट हो गई है। लेकिन ये सिर्फ ये नोड एनिमेट हुई है, यानी कि ओरिजिनल पी स्फीयर ऑब्जेक्ट जिसकी इनपुट नोड भी है, शेप नोड है, मटेरियल नोड है। उसके बाद मैं ग्रुप 3 के ऊपर गया और इसको मैंने क्या किया कि इसको यू रोटेट कर दिया, इसको मैंने एस प्रेस किया, और उसके बाद मैं फाइनल फ्रेम के ऊपर आया और इसको मैंने ये रोटेट कर दिया। तो ये एक हायरार्की जो है वो मैंने ग्रुप, जो इसके ऊपर ग्रुप था उसके ऊपर दे दी। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से एनिमेट हो रहा है और डिस्प्लेस भी हो रहा है, ये देखिए, क्योंकि अब उसको उस ग्रुप को भी फॉलो करना है, वो उसका पेरेंट है, और वो उसने यहां से यहां तक मूव भी करना है, तो वो मूव तो कर रहा है यहां से यहां तक, लेकिन ग्रुप उसको रोटेट भी कर रहा है, इसलिए अगर आप देखें तो एंगल ये बन रहा है। और फिर मैंने ये वाला ग्रुप लिया और इसको मैंने क्या किया कि इसके ऊपर भी की लगा दी और इससे कहा कि आगे चले जाओ, इसके ऊपर भी की लगा। तो अब आप इस स्फीयर को देखिएगा इसके साथ हुआ क्या है, ये यहां से यहां मूव करना चाह रहा था, लेकिन ऊपर वाले ग्रुप ने इसको रोटेट कर दिया और उसके ऊपर वाले ग्रुप ने इसको पुल कर दिया इधर। तो ये तीनों चीजें हो गई। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, वो उसको रोटेट कर रहा है, और ये खुद मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रुपिंग का। मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि मैक्स में, माया में, आई गेस ऑफ कोर्स हुडिनी में भी और सिनेमा 4D में भी ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है। नहीं है तो अभी तक ब्लेंडर में नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि मैं ब्लेंडर को हमेशा जो है वो फ्रंट पे लाके ये बता रहा होता हूं आपको कि उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लेंडर इज डेवलपिंग ग्रुप नोड सिस्टम, आई थिंक सो। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लेंडर नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये क्या है, ये नोड है, ग्रुप नोड है। इसलिए माया मैक्स में इस तरह की एल्गोरिथम, इस तरह की प्रोग्रामिंग करना उनके लिए आसान होती है, उन्होंने ये चीज बना दी है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्ट इमेज को ले लीजिए, हुडिनी को ले लीजिए, सिनेमा 4D को ले लीजिए, माया को ले लीजिए, मैक्स को ले लीजिए, उन सब में ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, अभी ब्लेंडर में नहीं है। बट इस तरह की एनिमेशन करने के लिए ब्लेंडर में और तरीके हैं, वो भी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लियर है। तो वो तो खैर आप लोगों को, यानी कि इसका हल वहां निकल आएगा, लेकिन वो इस तरह से है कि उसके अंदर थोड़ी सी पेचीदगियां मौजूद हैं, लेकिन ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गाइस अगर हमने कर लिया,
और आप लोगों के समझ में आ गया। तो इससे यानी कि पॉइंट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी फाइल को। दूसरे, मल्टीपल पिवट पॉइंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसके मल्टीपल पिवट पॉइंट होंगे और हर पिवट पॉइंट के हिसाब से उनके ग्रुप्स में जाकर उसको अलग अलग एनिमेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है बाउंसिंग बॉल की, उसका तस्वुर नहीं है अगर ग्रुपिंग ना की जाए। यानी कि अगर मैं उसको ब्लेंडर में करने की कोशिश करूं, मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, माया में या मैक्स में वो मेरे लिए थोड़ी सी इजी होगी। और वो मशहूर है, जमाना एक्सरसाइज है, ग्लोबली पूरी दुनिया में करवाई जाती है। जैसे ही मैं एनिमेशन स्टार्ट करूंगा मैं जरूर वो आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन और पिवट पॉइंट और ग्रुपिंग और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सब कुछ इकट्ठा आ जाता है। और वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करती है। लेकिन ये सारे प्री रेक्विजिट्स हैं, हम डुप्लीकेशन के ऊपर, इंस्टेंसिंग के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर जाने वाले हैं। और उसके बाद मैं माया पर मॉडलिंग पे दोबारा जाऊंगा और फिर मैं एनिमेशन के ऊपर जाऊंगा। ब्लेंडर पर मैं मॉडलिंग पे ही रहूंगा। बहरहाल आपने अगर ये चीजें देख ली हैं तो आपको मैं सिंपल ये बता सकता हूं कि अगर फर्ज कीजिए कि मैं इस स्फेयर को सेलेक्ट करता हूं और स्फेयर क्रिएट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूं। अगर मैं कंट्रोल जी अभी करूंगा तो ये ओरिजिन के ऊपर हो जाएगा। कंट्रोल जी कर देता हूं और अब आप देखिए कि मैं एक क्यूब सेलेक्ट करता हूं और इसको भी मैं यहां पर रख देता हूं, कंट्रोल जी कर देता हूं। तो आप नोट कीजिएगा कि मैं इसके ग्रुप नोट के ऊपर गया एंड आई प्रेस एस और उसके बाद मैं फ्रेम नंबर 120 पर आया और रोटेट वाई के ऊपर मैंने इसको 360 डिग्री रोटेट कर दिया। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो ये ऐसे एनिमेट हो रहा है, आप नोट कीजिएगा ये एनिमेट हो रहा है। और अब इस क्यूब को ले लें, इसको मैंने लिया, इसके ग्रुप के ऊपर गया और बल्कि मैं पहले क्यूब को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल कर देता हूं। देखिए मैं अभी नीचे लेवल के ऊपर हूं, मैं ग्रुप लेवल पर नहीं हूं। अगर आप नोट करें यहां पर देखिएगा मैंने इसके ग्रुप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ और मैंने इसको लिया और इसको मैंने थोड़ा सा स्केल किया और अब मैं फ्रेम 1 के ऊपर हूं, रोटेट वाई को मैंने की कर दिया और इसके बाद मैं इसके रोटेट वाई को -360 डिग्री कर दिया ताकि ये उल्टा रोटेट हो। तो ये अपना रोटेट हो रहा है। ये क्यूब जो है वो मैंने चूंकि उस लेवल के ऊपर रोटेट किया है, यानी कि ओरिजिनल लेवल के ऊपर, इसके ग्रुप पर नहीं किया, जबकि स्फेयर को किया है। अब मैं इस क्यूब के ग्रुप लेवल के ऊपर चला जाता हूं, बल्कि मैं इस क्यूब को यहां सेलेक्ट करता हूं, अप एरो करता हूं और अब मैं इसको की सेलेक्ट कर देता हूं और अब मैं इसको -360 डिग्री रोटेट कर देता हूं। तो अब आप देखिए मैं प्ले करता हूं एनिमेशन को, वो क्यूब अपनी एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है और वो इस ऑर्बिट भी कर रहा है। किसके एक्सिस के थ्रू? इसके अपने ग्रुप के एक्सिस के थ्रू। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्यूब अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रहा है और इस पिवट पॉइंट के एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, इसके अराउंड भी रोटेट कर रहा है और वो इसका ग्रुप है। ये मुझे आप लोगों को बताना था। और अगर अब आप देखें तो आपका यूनिवर्सल सिस्टम, आप अगर अपना न्यूक्लियस सिस्टम देखें जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी भी एग्जाम्पल यही है। तो अब आप ये देखिए कि मैंने इस ग्रुप को भी सेलेक्ट किया हुआ है और एनिमेट किया हुआ है और क्यूब को भी एनिमेट किया हुआ है। इसी तरह से स्फेयर के केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप को एनिमेट किया हुआ है, पी स्फेयर मेरे पास एनिमेटेड नहीं है, देखिए आइटैलिक नहीं हुआ हुआ। तो अब याद रखिएगा ग्रुप के दो पॉइंट्स हैं और दो एप्लीकेशंस हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल। नंबर 2, प्रोवाइडिंग मल्टीपल पिवट पॉइंट्स। और यह भी याद रखिएगा कि ग्रुप सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड है, नथिंग एल्स। तो अब इससे आप अपनी सेपरेशन खुद कर सकते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और ग्रुपिंग की, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आपको पेरेंट क्रिएट करना पड़ता है और वो एक फिजिकली, एक वर्चुअली एक ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ग्रुपिंग में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड क्रिएट होती है
और वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए ही क्रिएट होती है, लेकिन वो मल्टीपल पिवट पॉइंट दे देती है। पेरेंट चाइल्ड मल्टीपल पिवट पॉइंट नहीं दे सकता एक ऑब्जेक्ट के, या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के भी मल्टीपल पिवट पॉइंट नहीं दे सकता, जबकि ग्रुप ऐसा कर सकता है। ये थी वो थिन लाइन जिसका मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा था। पेरेंट चाइल्ड के अंदर हायरार्की वर्चुअली विजिबल होती है, ग्रुपिंग के अंदर मल्टीपल पिवट पॉइंट्स को क्रिएट किया जा सकता है, जो कि पेरेंट चाइल्ड के अंदर करना सही नहीं है, ठीक नहीं है और गलत है, और फिजिकली उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ग्रुपिंग के अंदर आप मल्टीपल पिवट पॉइंट सिंगल ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर सकते हैं, और इसके क्या फायदे होंगे वो आपको एनिमेशन में पता चल जाएगा। आप पूरा यूनिवर्सल सिस्टम इस ग्रुपिंग से क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाकर। ये देखिए, अगर ये दोनों प्लैनेट्स ही हैं तो ये देखिए अपने ऑर्बिट के ऊपर एनिमेट हो रहे हैं, और बीच में अगर मैं यहां पर लाकर एक सन रख दूं तो ठीक है, वो मेरे पास मौजूद है, उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये मैंने ग्रुपिंग की हुई जबकि मैंने उसको एनिमेट भी नहीं किया। अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती तो मुझे इस सन के अंडर इन दोनों को चिल्ड्रन बनाना पड़ता, और इसको भी रोटेट करना पड़ता। मुझे अभी नहीं करना इसको रोटेट, ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि ये रोटेट ना हो, और फिर भी ये रोटेट हो रहे हो तो उनको ग्रुप होना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने उनके जो पिवट पॉइंट है उन्हीं के सेंटर में इस स्फेयर को रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये देखिए आप। तो गाइज, ये था ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट, और ये थी वो थिन लाइन जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और ग्रुपिंग में है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। ब्लेंडर यूजर से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोनों के जो सीक्वेंस है ट्यूटोरियल्स की उनको देखिए, दोनों में चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं और वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लेंडर वाले ये ना समझे कि ग्रुपिंग उसके अंदर नहीं आएगी, किसी वक्त भी डाल देंगे। और ऑफ कोर्स पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिया है, एग्जैक्टली ब्लेंडर में भी यही है, मैं वहां पर ब्लेंडर में आपको करके दिखाऊंगा। तो पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट इस ग्रुपिंग के ट्यूटोरियल में मौजूद है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और ये याद रखिएगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और ग्रुपिंग के दोनों ट्यूटोरियल्स को सीक्वेंस में देखिए, पहले पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, उसके बाद ग्रुपिंग। तो गाइज, अगला ट्यूटोरियल लाने से पहले मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।